9 ईयर टू 45 ईयर की फीमेल्स को ये सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन अभी लगवाना है। मतलब कोई महिला जब उसके बच्चा हुआ है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है ना, जब तक स्तनपान करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तब तक उसकी ओव्यूलेशन नहीं होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट नहीं होती है। तो ये आईयूडी मेथड्स का प्रिंसिपल है और ये ऐसे ही मैंने आपको लिपेस लूप बना के दिखाई दिया है, ऐसे ही ये कॉपर टी लगाई जाती है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडाशय से अंडे का अंडवाहिनी में आना, तो वो ओव्यूलेशन को रोक दिया। नमस्ते सभी विद्यार्थियों को, कैरियर विल राजस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है जननात्मक स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रीटमेंस और सेकंड ग्रेड दोनों और ऑल एग्जाम्स के सिलेबस में है और ये एक 12th क्लास का टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक की विस्तार से चर्चा करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक आए हैं और किसकी पॉसिबिलिटी है वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगी। तो देखो, हमारे टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको हिंदी में कहते हैं जननात्मक स्वास्थ्य। अभी तक तो हमने क्या है कि हेल्थ की क्या है, यही डेफिनेशन पड़ी ना कि हम फिजिकली फिट हैं, लेकिन हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उतना ही मैटर करती है। देखो, हेल्थ स्वास्थ्य से रिलेटेड विश्व में एक संस्था है जिसका नाम है WHO। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो WHO के अनुसार जननात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। जननात्मक स्वास्थ्य का अर्थ होता है संपूर्ण स्वास्थ्य, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, इमोशनल का मतलब मानसिक स्वास्थ्य हो गया, और व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। तो जननात्मक स्वास्थ्य की डेफिनेशन आपसे पूछे तो इसमें आ गया शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। अब भारत विश्व के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर रूल बनाने वाला, इस पर चर्चा करने वाला विश्व का पहला देश भारत है। विश्व में भारत ही पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। वही है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले काम करना चालू किया था इंडिया ने, और इन कार्यक्रमों को नाम दिया था परिवार नियोजन कार्यक्रम। और इन परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अब क्या कहते हैं, इनको परिवार कल्याण कार्यक्रमों के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहां से कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, और सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी। तो 1951 से भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बता दूं। देखो, है ना, ये सारी सिचुएशंस क्यों आ रही थी, इसका भी एक रीजन है। अभी आपको पता है ना, भ्रूण परीक्षण बैन है इंडिया में। तो भ्रूण परीक्षण का मतलब है कि स्पेशली लोग भ्रूण परीक्षण इसीलिए करवाते हैं कि कहीं वो लड़की तो नहीं है गर्भ में पल रही, इसीलिए भ्रूण परीक्षण करवाया जाता है। तो वो कंप्लीटली बैन है। और भ्रूण परीक्षण किया जाता था सोनोग्राफी मशीन से, तो अभी पूरी सोनोग्राफी मशीनें होती है ना, वो जिला कलेक्टर के कंट्रोल में होती है। तो उसी तरीके का एक मेथड होता है साइंस का, एमनियोसेंटेसिस मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं उल्ब भेदन। अब ये एमनियोसेंटेसिस मेथड क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये माता के गर्भ में ये शिशु अभी पल रहा है ना, अभी तो ये दुनिया में भी नहीं आया है। तो सबसे पहले देखो, ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसको ट्रेस करते हैं, इसकी माता के गर्भ के अंदर इसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। अब ये जो बच्चा होता है ना, वो माँ के यूट्रस में, दिस इज ए यूट्रस और बच्चे के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। तो देखो, है ना, ये इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, यहाँ पर एक इंजेक्शन लगाते हैं इसे डायरेक्ट सामने से ऐसे, और ऐसे इंजेक्शन लगा के, और इस भ्रूण के आसपास जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, एमनियोटिक फ्लूइड, इसको इस इंजेक्शन में ले लेते हैं और इसका यूज करते हैं इस भ्रूण परीक्षण के लिए, इस भ्रूण की सेल्स का टेस्ट करने के लिए ना। तो एमनियोसेंटेसिस मेथड को बैन कर दिया है वैसे तो। अब मैं आपको इसके भी क्वेश्चन बता दूं, एग्जाम में क्या पूछते हैं, एमनियोसेंटेसिस मेथड का एक्चुअल यूज क्या था। तो इसका एक्चुअल यूज तो वास्तव में किस लिए बना था ये मेथड, तो ये मेथड बना था, आनुवांशिक बीमारियां तो नहीं है कहीं गर्भस्थ शिशु को, आनुवांशिक विकार जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इस तरीके की बीमारियों का पता लगाने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन आपको पता है इंसान ने हर चीज का मिसयूज भी किया है। बनाया तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए था, लेकिन इसका यूज करने लग गए थे इस भ्रूण परीक्षण करने में। तो सबसे पहली बात तो ये सबसे बहुत मतलब
डेंजरस मेथड था फीमेल के लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे इंजेक्शन डाल करके उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड निकालना, तो यहाँ पर क्या है, इससे ब्लीडिंग होने की, इंजरी होने के चांसेस भी होते हैं, गर्भपात होने की भी संभावनाएं होती हैं। तो ये एमनियोसेंटेसिस मेथड भी बैन कर दिया है। आपसे पूछेंगे एमनियोसेंटेसिस मेथड का क्या एक्चुअल यूज है, तो इसका यूज है आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाने में गर्भस्थ शिशु की। लेकिन इसका हम यूज किस लिए करने लग गए थे, इस भ्रूण के लिंग का परीक्षण करने के लिए यूज करने लग गए थे, अतः इसको भी बैन कर दिया गया है। तो एक तो आपको ये एमनियोसेंटेसिस मेथड के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आप देखो इस चैप्टर के अंदर आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। भाई जन्नात्मक स्वास्थ्य है ना ये, तो इसमें आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कैसे हम हमारे जन्नात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड, इतनी सबको इंग्लिश आती है ना, ये है प्राकृतिक विधियां। सेकंड नंबर पर है बैरियर मेथड, इनको हिंदी में बोलते हैं रोधक विधियां, रोधक उपाय। थर्ड नंबर पर आती है आईयूडी। आईयूडी की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हो गई। फोर्थ नंबर पर आते हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ऑफ ये ना, इनको पिल्स बोलते हैं, पिल्स का हिंदी होता है गोलियां। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, ये मुंह से ली जाती है एक टैबलेट की फॉर्म में, इसीलिए इनको कहते हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब देखो है ना, एक समय ऐसा था जब ये पिल्स ओनली टैबलेट की फॉर्म में ही अवेलेबल थी। आजकल ये है ना, उसकी इंजेक्शन की फॉर्म में भी ले सकते हैं इनको। इन पिल्स को ऐसे स्किन में इंजेक्ट करके भी ले सकते हैं, तो इंजेक्शन की फॉर्म में भी ले सकते हैं। इस मेथड को इम्प्लांटेशन मेथड भी बोलते हैं, इसको इम्प्लांट मेथड भी बोलते हैं। तो 5 हो गए। और 6 नंबर का मेथड है सर्जिकल मेथड। 6 मेथड है सर्जिकल मेथड। तो देखो टोटल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने हो गए, 6 मेथड हो गए। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी बच्चे, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, पिल्स होती हैं गोलियां, मुंह से ली जाती है इसलिए इनको कहते हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। 5 नंबर पर इंजेक्शन, जिसको इम्प्लांट मेथड भी कहते हैं। 6 नंबर पर आता है सर्जिकल मेथड। तो आपको ये सारे मेथड्स 1 बाय 1 पढ़ने हैं। तो फर्स्ट हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं नेचुरल मेथड। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है नेचुरल मेथड। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर नेचुरल मेथड, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम नेचुरली प्रेगनेंसी से कैसे बच सकते हैं ना, जिसमें आपको कोई टैबलेट नहीं लेनी है, कोई यूटेराइन डिवाइसेज का यूज नहीं करना है, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है। तो इसके अंदर फर्स्ट मेथड आता है आवधिक संयम। आवधिक संयम, आवधिक संयम का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूं। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट एक तो फीमेल बॉडी होती है ना, वो एनी टाइम कंसीव नहीं करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के पहले दिन से, अगर हम फर्स्ट डे से काउंट करते हैं तो पहले दिन से जब 14 डेज आता है ना, 14वें दिन, तो 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। 14 डेज पर ओव्यूलेशन होता है। ये 14 डेज पर क्या होगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब क्या होता है, अंडाशय से अंडे को फैलोपियन ट्यूब में आना ओव्यूलेशन कहलाता है। मैं आपको एक बार है ना हल्का सा चित्र बना के बता देती हूँ फीमेल वाले सिस्टम का। तभी आपको ये डायग्राम हमारे आगे अभी यूज भी होगा। देखो दिस इज ए फैलोपियन ट्यूब। देखो ऐसे होता है। ये ओव्यूलेशन क्या है, ये जो ये वाला है ना थोड़ा राउंड, ये अंडाकार शेप होती है, ये हमारे अंडाशय होते हैं। फीमेल में 2 अंडाशय होते हैं, अंडाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी। और ये ओवेरी के अंदर क्या बनता है, ओवेरी में अंडा बनता है, इसके अंदर ओव्यूम बन गया है ना। अब ये अंडा जब तक यहाँ पर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ओव्यूम कहाँ पर आता है बाद में, ये यहाँ पर आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ये आ गया फैलोपियन ट्यूब।
और इस फैलोपियन ट्यूब को ही क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। तो ये ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडाशय से इस अंडे का फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना, ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग कहलाता है। और मैंने आपको बताया ना, अंडोत्सर्ग होता है 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट डे है उससे 14 डेज पर ओव्यूलेशन होता है। तो ये आवधिक संयम ये कहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होने के फर्स्ट डे के बाद में लगभग 11-12 दिन से 17वें दिन तक सेक्सुअल इंटरकॉर्स से यदि हम बचें तो फिर इससे हमें मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। और इसको नेचुरल मेथड इसलिए कहा है क्योंकि इन मेथड्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इनको नेचुरल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इन मेथड्स के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। समझ गए। तो ये ना एक मतलब ऐसा तरीका है, पर ये रिस्की मेथड्स होते हैं, अभी मैं लास्ट में ये भी बता दूंगी आपको। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है उसके 14 डेज पर ओव्यूलेशन होता है, मतलब अंडा फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है, फैलोपियन ट्यूब में आ गया है। तो 11वें दिन से 17वें दिन तक अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स से बचा जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। दिस इज ए आवधिक संयम, इसको बोलते हैं। सेकेंड मेथड है इसके बाद में, सेकेंड मेथड है लैक्टेशनल एमिनोरिया। सेकेंड मेथड है लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब ये लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है, जब है ना किसी की डिलीवरी होती है ना, मतलब किसी महिला के बच्चा होता है, तो उस समय लगभग ये लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड मोस्ट ऑफ दी से 6 महीने तक कारगर है, मतलब इसकी ड्यूरेशन लगभग 6 मंथ तक की होती है। मतलब कोई महिला जब उसके बच्चा हुआ है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है ना, जब तक स्तनपान करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तब तक उसकी ओव्यूलेशन नहीं होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट नहीं होती है, तो उस समय प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। दिस इज ए नेचुरल मेथड, क्योंकि ना तो इसमें किसी आईयूडी का यूज किया ना किसी बैरियर का यूज किया। लेकिन ये मेथड कब तक कारगर होता है, ओनली 6 मंथ तक। और 6 मंथ तक भी तब उस महिला में जो क्या करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है ना, तो हो सकता है उसके ओव्यूलेशन वगैरह हो जाए, क्योंकि इससे क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना बॉडी में, तो वो हार्मोन्स ओव्यूलेशन को स्टॉप करते हैं। समझ गए। तो दिस इज ए नेचुरल मेथड। और इसके अलावा एक सी नंबर पर आएगा, मैं सी नंबर पर यहीं लिख देती हूं, बायस्खलन। बायस्खलन मतलब, बायस्खलन का मतलब होता है कि जो मेल है वो इजेकुलेशन से पहले ही पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिमूव कर ले, तो उसको बोलते हैं बायस्खलन। मतलब सीमन का सिक्रेशन फीमेल बॉडी में नहीं हो, फीमेल बॉडी में नहीं हो, तो इसको बोलते हैं बायस्खलन, क्वाइटस इंटरप्टस, इसको क्वाइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं। तो नेचुरल मेथड 3 हो गए हैं। फर्स्ट मेथड हो गया आवधिक संयम, सेकंड मेथड हो गया लैक्टेशन एमिनोरिया, इसका ड्यूरेशन 6 महीने तक होता है, ये बेस्ट फीडिंग महिलाओं पर ही काम करता है, अदर फीमेल्स पर कार्य नहीं करेगा। थर्ड मेथड हो गया बायस्खलन, मतलब मेल है वो पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से पहले ही रिमूव कर ले, जब तक सीमन का इजेकुलेशन नहीं हुआ है उसके पहले। तो सीमन का सिक्रेशन जब फीमेल बॉडी में नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। दिस इज ए नेचुरल मेथड। अब इसके बाद में हमारे पास कौन सा मेथड आएगा, सेकेंड मेथड इज ए बैरियर मेथड। इसको है ना रोधक विधियां भी बोलते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं रोधक विधियां। देखो है ना, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि बैरियर मेथड कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं। व्हाट इज ए प्रिंसिपल ऑफ बैरियर मेथड, तो इनका प्रिंसिपल होता है कि ये एग और स्पर्म के भौतिक संयोग को रोक सके, उनके बीच में एक बैरियर आ जाता है, तभी तो इनको बैरियर मेथड बोला ना। अब वो नेचुरल मेथड भी एग और स्पर्म के मिलने को रोकते हैं, लेकिन वहां पर किसी बैरियर का यूज नहीं हुआ, उसका भी प्रिंसिपल ये है कि वो एग और स्पर्म के मिलने को रोकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, इसमें एग एंड स्पर्म के भौतिक संयोग को रोका जाता है, भौतिक संयोग को रोका जाता है।
मतलब उनके बीच में किसी ना किसी बैरियर को लगा दिया जाता है, फिजिकली बैरियर प्रेजेंट है यहाँ पर। दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ बैरियर मेथड। अब इस बैरियर मेथड के अंदर भी किसका यूज करते हैं, इसमें बहुत सारे बैरियर्स आएंगे, जैसे सबसे फर्स्ट आएगा कंडोम। कंडोम आजकल मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, ये ध्यान रखना। और इसका फेमस ब्रांड है निरोध। कंडोम का फेमस ब्रांड कौन सा है, निरोध। किसके बनाए जाते हैं ये रबड़ या लैटेक्स से बनाए जाते हैं, रबड़ या लैटेक्स से बनाए जाते हैं। और ये ध्यान रखना कि ओनली मेल के नहीं होते हैं, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो मैं आपको इसका इमेज भी दिखा देती हूँ। दिस इज ए मेल कंडोम और दिस इज ए फीमेल कंडोम। इसमें यूज करने का तरीका भी दिखा रखा है कि वेजाइना से इसको किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। ये वाला जो एंड है वो इसका क्लोज एंड है और ये वाला जो एंड है ये इसका ओपन एंड है। सर्विक्स होती है ना, ये गर्भाशय ग्रीवा होती है। मैं आपको सर्विक्स हमारे बहुत काम आएगी, तो मैं आपको सर्विक्स के बारे में बता देती हूँ, जो अभी यहाँ पर बनाते हैं इमेज एक और देखो। ये ना यूट्रस होता है ना, इसकी ऐसे ग्रीवा होती है। सर्विक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी के समय में भी, क्योंकि इसका मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ। भारत ने सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन बना लिया है, तो सभी फीमेल्स अवेयर हो जाएं। 9 ईयर टू 45 ईयर की फीमेल्स को ये सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन अभी लगवाना है, ठीक है। तो ये जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय को इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। गर्भाशय होता है यूट्रस। और ये जो मैंने थोड़ा सा नैरो पार्ट, दिस इज ए वेजाइना, तो ये अलग पोर्शन हो गया। इसके बीच में मैंने एक नेक टाइप की स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये है सर्वाइकल, सर्वाइक्स, इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स होती है गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स होती है गर्भाशय ग्रीवा। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देती हूँ यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिलाओं में है ना ब्रेस्ट कैंसर तो सबसे ज्यादा होता ही है, इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा होता है। सर्विक्स का जो ये रास्ता हो गया ना, इसको सर्वाइकल एरिया बोल दिया, और इसमें जो कैंसर हो गया वो सर्वाइकल कैंसर हो गया ना। गर्भाशय की जो ग्रीवा है उसको सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स का जो कैंसर होता है वो सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर इन्फेक्शन से भी हो सकता है ना, ये पीरियड्स के दौरान लॉन्ग टर्म तक पैड चेंज नहीं करने से यहाँ पर जम्स का इन्फेक्शन हो जाता है, या बहुत सारे मतलब इन्फेक्शन से भी, यूरिन का भी इन्फेक्शन होने से भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट तो 9 ईयर टू 45 ईयर्स की जो भी फीमेल्स हैं वो वैक्सीनेशन के लिए अवेयर हो जाएं। ये भारत के अंदर अभी अवेलेबल है, सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सर्विक्स को कवर कर देता है। ये वाला जो ऊपर वाला एरिया ना, दिस इज ए यूट्रस, तो यहां से स्पर्म आगे ही नहीं जाएंगे तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, तो ये सर्विक्स को क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा फीमेल्स के लिए और भी मेथड्स अवेलेबल है। ये तो कंडोम तो मेल फीमेल दोनों के लिए था, इसके अलावा कुछ स्पेशल मेथड है जो ओनली फीमेल के लिए अवेलेबल हैं। बैरियर मेथड में जैसे महिलाओं के लिए बन गया है आजकल डायफ्राम, एक बन गया है टॉपी, एक है वॉल्ट, एक है सर्वाइकल कैप। आप इनके ना और कुछ नहीं तो आपको नाम ही पता होना चाहिए। आपसे पूछेंगे निम्न में से कौन से महिलाओं के लिए भौतिक अवरोध के मेथड हैं, बैरियर मेथड्स में कौन कौन आते हैं फीमेल्स के लिए, तो कंडोम तो आ ही गया। उसके अलावा डायफ्राम, डायफ्राम वो मैंने आपको यहाँ भी बताया ना, हमारी बॉडी में यहाँ भी डायफ्राम होता है, तो वो तो हमारी बॉडी के अंदर है ना, ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये तो बाहर से यूज करने की है। डायफ्राम, टॉपी, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप। अब देखो ये सर्वाइकल कैप का नाम ही सर्वाइकल कैप इसीलिए है, ये तो देखो डायफ्राम है, दिस इज ए डायफ्राम। ये देखो है ना, किसी के हाथ में ऐसे दिखा रखा है ना आपको, डायफ्राम को पकड़ा हुआ है, इसके ऊपर कॉन्ट्रासेप्टिव जेली लगाते हैं और फिर इसको ऐसे गर्भाशय ग्रीवा पर चिपका दिया जाता है थ्रू वेजाइना। इस डायफ्राम को ऐसे देखो गर्भाशय ग्रीवा, इसको चिपका देते हैं। तो डायफ्राम और जो सर्वाइकल कैप है ना, दिस इज ए सर्वाइकल कैप। इसको सर्वाइकल कैप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर्विक्स पर लगाई जाती है,
इसको कहां पर लगाते हैं, सर्विक्स पर लगाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैप। तो देखो ये हो गया सर्विक्स, गर्भाशय की ग्रीवा, इस पर वही जेली के द्वारा इस सर्वाइकल कैप को चिपका देते हैं, जिससे स्पर्म अंदर ही नहीं जाएंगे और वो एग से फ्यूज ही नहीं होंगे और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। अच्छा, ये ऐसी कैप होती है, ये कैप भी देखो ऐसे ही सर्विक्स पर चिपकाई जाती है, उसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है ना, और ये छोटे 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 बहुत सारे आए हैं, ये स्पर्म आए हैं, स्पर्म देखो मिलियंस में आते हैं। तो ये कैप के द्वारा स्पर्म यहीं रुक गए, और एग तो अंदर है, तो एग से ये कभी मिल ही नहीं पाएंगे, तो ये एक बैरियर बन गया एग एंड स्पर्म के बीच में, ये भौतिक अवरोध बन गया है कैप, समझ गए। तो दिस इज ए डायफ्राम, दिस इज ए कैप एंड दिस इज ए सर्वाइकल कैप। यूज करने का तरीका सबको सेम है, थ्रो वेजाइना, इनको सर्विक्स पर लगाया जाता है, एंड दिस इज ए बैरियर मेथड। अब इसके बाद में मैंने आपको दो मेथड पढ़ा दिए हैं, एक तो नेचुरल मेथड और सेकंड हो गया आपके पास में बैरियर मेथड। भौतिक अवरोध है ये एग और स्पर्म के बीच में। हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर के मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो हमारे पास थर्ड मेथड आता है आईयूडी, थर्ड मेथड है आईयूडी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इनको इंट्रा यूटेराइन इसलिए कहते हैं क्योंकि डिवाइस की फॉर्म में यूट्रस में इंजेक्ट की जाती है। देखो अभी हमने यूट्रस का चित्र भी बनाया था, चलो मैं दोबारा बना देती हूं। ये यूट्रस की नेक हो गई, ये इसके अंदर ये जो डिवाइसेस होती है ना, वो इस यूट्रस के अंदर लगाई जाती है इस तरीके से, ये यूट्रस में ऐसे लगाई जाती है। ये मैंने एक डिवाइस बना भी दी, इसका नाम है लिपेस लूप। तो है ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है ना, ये थ्रो वेजाइना यूट्रस में इंजेक्ट की जाती है, यूट्रस में इंजेक्ट की जाती हैं, पहली बात। तो सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें कौन कौन सी आएंगी, तो इसमें आती है एक तो औषध रहित आईयूडी, औषध रहित आईयूडी जिसका नाम है लिपेस लूप। लिपेस लूप को भी देखो, मैंने जो ये डायग्राम बनाया ना, ये ऐसी होती है, ये लिपेस लूप का ही चित्र है, इस तरीके से फोल्डेड होती है, और ये थ्रेड इसलिए लटके होते हैं कि जब इसको रिमूव करना होता है ना, तो इस थ्रेड से खींचकर ही इनको निकाला जाता है ना। तो ये लिपेस लूप हो गया। सेकंड नंबर पर होती है तांबा मोचक आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी, इसका इंग्लिश होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, बहुत फेमस है ये, आपने नाम सुन रखा होगा, कॉपर टी, इसको बोलते हैं कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर 7। तो कॉपर टी को भी यूट्रस में ही लगाया जाता है थ्रो वेजाइना। देखो मैं आपको इसका इमेज भी दिखा देती हूँ, ये ऐसे लगाते हैं कॉपर टी को थ्रो वेजाइना। ये पहले क्लोज होती है, फिर है ना इसको ऐसे इंजेक्ट करके और ऐसे छोड़ देता है डॉक्टर, तो ये ना ओपन हो जाती है अंदर जाके, और ये यूट्रस में यहाँ पर लग गई। और इसको है ना कॉपर टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना टी शेप होता है। एक तो इसमें तांबे का तार होता है, तांबे का तार, तो तांबे को ही तो कॉपर बोलते हैं ना, और इसका टी जैसा शेप होता है, इसलिए कॉपर का वायर और टी शेप, तो नाम हो गया कॉपर टी। और इसके नए नए वर्जन आते रहते हैं, तो वो कॉपर 7 हो गए, एक 375 मल्टीलॉर्ड होता है। तो इनका क्या प्रिंसिपल होता है, पहली बात तो ये जो आईयूडी होती है ना, सबका प्रिंसिपल सेम होता है। इसमें और भी नाम होते हैं, जैसे हार्मोन मोचक होती है एक, हार्मोन मोचक मतलब हिंदी इंग्लिश होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में आती है प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। तो ये जो आईयूडी है ना, इनका क्या प्रिंसिपल है, इनका प्रिंसिपल ये भी पूछेंगे एग्जाम में कि जो बैरियर मेथड है ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो एग और स्पर्म के भौतिक मिलन को रोकते हैं। आईयूडी का क्या प्रिंसिपल होता है, तो ये है ना कॉपर रिलीज करते हैं। ये जो कॉपर आयन होते हैं ना, कॉपर आयन भक्षाणु प्रवृत्ति के द्वारा, भक्षकाणु
जिसे बोलते हैं फैगोसाइटिक मेथड। फैगोसाइट से झपटा मार के खा जाते हैं स्पर्म को। फैगोसाइटिक या भक्षाणु प्रवृत्ति के द्वारा, भक्षाणु प्रवृत्ति के द्वारा स्पर्म का भक्षण करते हैं। शुक्राणुओं को या तो खा ही जाते हैं, खाने का मतलब होता है उसको नष्ट कर देते हैं, या फिर उस स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देते हैं, या स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देते हैं। तो इसने 3 प्रकार से काम कर दिया। एक तो इसने फैगोसाइटोसिस मेथड से स्पर्म को नष्ट कर दिया, सेकंड इसने स्पर्म की गतिशीलता को कम कर दिया, स्पर्म की गतिशीलता कम, मूवमेंट स्लो कर दिया, क्योंकि स्पर्म का लाइफ स्पान फिक्स होता है भाई। स्पर्म का लाइफ स्पान ओनली 72 आवर्स होता है। अगर इसने 72 आवर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं किया तो ये वैसे भी मर जाएगा, तो ये गतिशीलता कम हो जाएगी, तो ये एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। और थर्ड, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम, स्पर्म की निषेचन क्षमता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। समझ गए। तो ये आईयूडी मेथड्स का प्रिंसिपल है, और ये ऐसे ही मैंने आपको लिपेस लूप बना के दिखाई दिया है, ऐसे ही ये प्रॉपर्टी लगाई जाती है। इसका वैसे इसका है ना, आईयूडी मेथड्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन कभी कभी क्या है, ये लगाने से इसमें यूट्रस वगैरह में ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, बस इतना ही होता है, या रिमूव करते समय या कभी कभी लगे हुए में भी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, इंजरी होने के चांसेस होते हैं यूट्रस के अंदर। अदरवाइज ऐसे डायरेक्टली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी इसके आगे हम ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पढ़ेंगे ना, तो उनके साइड इफेक्ट होते हैं। और ये 3rd नंबर पर हो गया ना आईयूडी। अभी 4 नंबर पर 4 मेथड आएगा, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनको है ना, पिल्स का मतलब होता है गोलियां, पिल्स मीनिंग टैबलेट्स, पिल्स का मीनिंग होता है गोलियां या टैबलेट्स, है ना। और ऑरल का मतलब होता है मुंह से ली जाती हैं। तो ये ना, ये मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए टैबलेट्स होती हैं, मुंह से ली जाती हैं, अतः इनको ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। अब इसमें देखो 2 टैबलेट फेमस है, एक तो है मालाडी। तो मालाडी वैसे काफी पुरानी है, बट इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। अब इसको रिप्लेस कर दिया है अब सहेली गोली ने, तो आजकल ट्रेंडिंग में सहेली है। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है। लेकिन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मालाडी को कैसे लेते हैं, पहली बात तो इसको 21 दिन तक लगातार लिया जाता है, 21 दिन तक लगातार लेते हैं, मतलब इसको महिला को है ना 21 दिन तक इसको कंटिन्यू खाना है पूरे महीने भर। अब ये 21 दिन शुरू कहाँ से होते हैं, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के पहले दिन से, पहले दिन से स्टार्ट हो गए, और वो 21 दिन तक कंटिन्यू लेनी है। 21 दिन के बाद में 7 दिन का गैप, पहले दिन से क्या करनी होती है, स्टार्ट, है ना। फिर उसके बाद में 21 दिन तक कंटिन्यू, 1 से 21 दिन तक कंटिन्यू, उसके बाद में 7 दिन का गैप, 7 डेज का क्या आ जाएगा, गैप। उसके बाद में 7 डेज का गैप हो गया तो 30 दिन हो गए ना, तो महीना खत्म हो गया ना, तो फिर वापस से फर्स्ट डे से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गई तो वापस से इसको लेना चालू कर दो। लेकिन मालाडी क्या करती है, ये अंडो उत्सर्ग को रोकती है, ओव्यूलेशन को रोकती है। तो ये ना साइड इफेक्ट हो जाता है, कभी परमानेंटली ओव्यूलेशन नहीं हो। मालाडी क्या करती है, ओव्यूलेशन को रोकती है, अंडो उत्सर्ग को रोकती है भाई। ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडाशय से अंडे का अंडवाहिनी में आना, तो वो ओव्यूलेशन को रोक दिया। या ओव्यूलेशन भी हो जाता है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो ये भ्रूण के इम्प्लांटेशन को रोकती है। भ्रूण का जो इम्प्लांटेशन होता है ना, वो यूट्रस में होता है। बच्चा 9 महीने तक गर्भाशय यूट्रस में रहता है। तो इन केस
ओव्यूलेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, तो ये भ्रूण के इम्प्लांटेशन को रोक देती है। अब भ्रूण इम्प्लांट ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ही वो तो रिलीज ही हो जाएगा ना बॉडी से ही। समझ गए क्या? इसके अलावा नेक्स्ट इसके बाद में, ये तो इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है ना, तो इसको रिप्लेस कर दिया है सहेली गोली ने। अब ये सहेली टैबलेट लास्ट टाइम रीट में पूछा था, ये पूछा था कि सहेली को किसने बनाया, ये इसलिए भी पॉपुलर है। इसको भारत के CDRI लखनऊ के वैज्ञानिकों ने बनाया है। CDRI लखनऊ के वैज्ञानिकों ने बनाया, मतलब ये भारत के अंदर ही बनाई गई है। सबसे पहली विशेषता तो इसकी ये है। CDRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये CDRI लखनऊ के वैज्ञानिकों ने बनाई है। पहली बात तो सहेली गोली की साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है इसकी। कितनी लेनी होती है? वीक में एक, ये वीक में एक, सप्ताह में एक गोली लेनी होती है। इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। पहली गैर स्टीरॉयडल ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से, गैर स्टीरॉयडल, किसी स्टीरॉयड का यूज नहीं हुआ है इसमें, गैर स्टीरॉयडल ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से। इसके अंदर किसी भी स्टीरॉयड हार्मोन का यूज नहीं हुआ है। अच्छा, और मालाडी का कंटेंट क्या है? मालाडी किससे बनी होती है? तो ये ना, इसमें फीमेल हार्मोन्स ही होते हैं, इसके अंदर फीमेल हार्मोन्स ही होते हैं। फीमेल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इज ए फीमेल हार्मोन। देखो मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देती हूँ। ये तो देखो मालाडी का इमेज है, और दिस इज ए सहेली। सहेली बहुत फेमस है आज के समय पर, ये रीट में आया हुआ सवाल भी है। और ये भी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से, पिल्स का मतलब होता है टैबलेट। देखो मालाडी किससे बनी होती है, तो इसका कंटेंट क्या होता है? इसमें फीमेल हार्मोन्स ही होते हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन अकेला, प्रोजेस्टेरोन इज ए फीमेल हार्मोन, महिला की बॉडी में नेचुरली बनता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अकेला, या फिर प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। एस्ट्रोजन इज ऑल्सो ए फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन भी महिलाओं का हार्मोन होता है। तो फिर आप कहोगे मैडम हार्मोन बॉडी में बनते हैं तो ये तो फायदे के लिए बनते हैं, तो ये भाई इनमें एक्सेस लेवल होता है, मालाडी वगैरह में इनका एक्सेस लेवल होता है। अधिकता भी तो नुकसान पहुंचाती है ना भाई, किसी की कमी भी नुकसानदायक है तो उसकी अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। कम पढ़ने वाले फेल होते हैं, बहुत एक्सेस में पढ़ने वाले डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। नॉर्मल हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, पर डे स्टडी करोगे तो वो लास्ट टाइम पे काम आएगी। तो ये ना, इनके अंदर ये हार्मोन्स एक्सेस में होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं, अधिकता में होते हैं, तो ये साइड इफेक्ट डालते हैं। समझ गए? तो ये फिर भ्रूण के इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, ये ओव्यूलेशन को रोकते हैं। तो इसमें प्रोजेस्टेरोन या तो अकेला होगा, या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का मिक्स होता है। इसको टैबलेट की फॉर्म में जब मुंह से लेते हैं तो ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई। जब प्रोजेस्टेरोन अकेला या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के मिक्सअप को इंजेक्शन के द्वारा स्किन में इंजेक्ट करते हैं तो वो इंजेक्टेबल मेथड हो गया। कंटेंट सेम रहेगा। देखो यहां पर मैं नेक्स्ट मेथड लिख रही हूं, इसका नंबर क्या था मेथड का? इस मेथड का नंबर था 4 मेथड था ना, अभी हम लिख रहे हैं 5 नंबर मेथड। 5 मेथड है इंजेक्शन से लगने वाला, इंजेक्टेबल मेथड। इसको इम्प्लांट मेथड भी बोलते हैं। तो इंजेक्टेबल और इम्प्लांट में कोई नई चीज नहीं आई है, जो पिल्स ली थी ना उसी को ही इंजेक्शन के थ्रू, मतलब स्किन से बॉडी में इंजेक्ट करना है। तो इंजेक्शन किसका लगाना है? या तो अकेला प्रोजेस्टेरोन, अकेला प्रोजेस्टेरोन, और या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के मिक्सचर को, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन के मिक्सर को, इनके मिक्सअप को स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है।
थ्रो स्किन इनको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, दिस इज ए इंजेक्टेबल और इम्प्लांट मेथड। लेकिन अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है ना, जैसे मालाडी तो मैंने आपको बताया कि 21 दिन तक कंटिन्यू लेनी है, सहेली वीक में एक लेनी है, तो ये इंजेक्ट कब करवाना है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर ये इंजेक्टेबल मेथड कारगर है, अदरवाइज फिर ये काम नहीं करेगा। तो इसका यूज कब करना होता है? इसका यूज करना होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर, क्योंकि 72 आवर्स में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, होना होगा तो नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म का लाइफ स्पान ही 72 आवर्स होता है। तो उसके पहले ही ये इंजेक्टेबल मेथड यूज होगा, अदरवाइज उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये दोनों क्या कर लेंगे फिर? इसके बाद में आएंगे सिक्स एंड लास्ट मेथड इज ए सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड बहुत पॉपुलर है इंडिया के अंदर। सर्जिकल मेथड को स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बंधीकरण। बंधीकरण मेथड, ये क्या परमानेंट क्लॉज कर देता है सिस्टम को ही। बंधीकरण मेथड स्थायी रूप से, भाई जो अभी तक मैंने आपको बताया, बैरियर मेथड बताया, आईयूडी बताया, मालाडी बताई, तो ये तो मतलब कंसीव को कुछ समय के लिए रोक रहे हैं ना, जब तक आपकी मर्जी है तब तक। ये स्थायी रूप से, परमानेंटली स्थायी रूप से काम करते हैं, ये स्थायी रूप से कार्य करते हैं। परमानेंटली मतलब रिमूव हो जाएंगे बॉडी से, ही सिस्टम ही रिमूव हो जाएगा। अब कैसे होगा? देखो, सर्जिकल मेथड के दो टाइप होते हैं, क्योंकि है ना आजकल ऐसे टेक्निक्स तो आ गई है कि मतलब इसको नॉर्मल कर सकते हैं वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी को, बट वो इफेक्टिव नहीं होता है। एक तो इसमें आती है वैसेक्टोमी और एक इसमें आती है ट्यूबेक्टोमी। हिंदी में भी ऐसे लिखा हुआ आएगा, हिंदी आ जाएगी इसकी वैसेक्टोमी और इसको हिंदी में लिख देंगे ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी होती है मेल की और ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल की। दोनों लगभग सेम से होते हैं। वैसेक्टोमी में पुरुष की शुक्र वाहिनी को काटकर बांध देते हैं, वासा डिफरेंस, कट एंड बाइंड। इसके अंदर महिला की अंडवाहिनी को काटकर बांध देते हैं, फैलोपियन ट्यूब, कट एंड बाइंड। दिस मेथड इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। जैसे देखो, लिख दूं क्या यहाँ पर? इसमें पुरुष की शुक्र वाहिनी को काटकर बांध देते हैं, तो अब ये ना स्पर्म आगे रिलीज ही नहीं होते हैं। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के सारे बच्चे बताएंगे। वैसेक्टोमी में पुरुष की शुक्र वाहिनी को काटकर बांध देते हैं, तो मतलब इसमें स्पर्म आगे जाते ही नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक स्पर्म जाते ही नहीं है। लेकिन वैसेक्टोमी वाले मेल के सीमन बनता है क्या? वैसेक्टोमी वाले मेल में सीमन बनेगा क्या? ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताना कि ऐसे मेल के सीमन में सीमन बनेगा क्या। पहले तो ये पॉइंट आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगी ना। और ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं? इसमें वैसेक्टोमी में ये शुक्र वाहिनी होती, वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस, कट एंड बाइंड। इसमें अंडवाहिनी को काटकर बांध देते हैं। तो इसके अंदर क्या है ना, जो अंडा होता है ना वो स्पर्म से मिल ही नहीं पाता है। देखो आप इसको है ना, इसको इमेज से आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। दिस इज ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या होगा मेल वाले में, ये देखो ये मेल के टेस्टिस है ना, बहुत साइड दो टेस्टिस हो गए। अब ये टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? टेस्टिस में। इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, यहां से बनकर ये ऐसे 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 थ्रो पेनिस बाहर,
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन हमने तो रास्ता ही बंद कर दिया, आप कहाँ से जाएंगे, यहाँ से इसी कोई कट एंड बाइंड, बहुत साइड होगा ये, नहीं तो पता चला इधर से पहुंच गए, कट एंड बाइंड। अब स्पर्म आगे ही नहीं जाएंगे, टेस्टिस में ही रह गए, अब स्पर्म आगे नहीं जाएंगे, तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, ऐसे मेल में सीमन बनेगा क्या, ये आपको मुझे आंसर देना है ना। अच्छा, तो ये मेल वाला समझ गए आप। ये जो नलिका होती है ना, इसका नाम होता है वासा डिफरेंस, इसीलिए इसका नाम दिया गया वैसेक्टोमी, क्योंकि वास डिफरेंस को कट एंड बाइंड कर रहे हैं ना, तो मेथड का नाम हो गया वैसेक्टोमी। तो याद रखना वैसेक्टोमी मेल से रिलेटेड होता है ना। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। ये गर्भाशय, देखो ये गर्भाशय थोड़ा सा सकड़ा होता है ना यहाँ से, इसको मैंने आपको बताया ना, ये गर्भाशय ग्रीवा होती है, इसको कहते हैं सर्विक्स, सर्विक्स के नीचे होती है वेजाइना, और ये बहुत साइड हो गई ओवेरी, ये ओवेरी है, और इस ओवेरी के अंदर कौन बनते हैं, अंडे बनते हैं, इसमें एग बनता है, अंडा और एग और ओव्यूम एक ही होता है ना। ये अंडा इसमें बनता है और ये फैलोपियन ट्यूब में आता है। 1 महीने में एक अंडाशय में एक ही अंडा बनता है। अगर इस महीने में इस अंडाशय में अंडा बना तो अब उसमें नहीं बनेगा, अगले महीने में उस अंडाशय में अंडा बनेगा, है ना। ट्विंस वाला कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें मैं आपको अलग से वीडियो बना के उसकी डिटेल बताऊंगी। जनरल कॉन्सेप्ट ये है, 1 महीने में एक अंडाशय में एक ही अंडा बनेगा, अगले महीने में इस अंडाशय में अंडा बनेगा। अब ये अंडा निकल कर यहाँ आ गया फैलोपियन ट्यूब में, बाहर से इधर से स्पर्म आएंगे, तो हमने तो यहाँ से रास्ता ही बंद कर दिया ना, वो नहीं लगा देते हैं रास्ते में पुलिस वाले, बैरियर लगा देते हैं ना, तो हम दूसरी रोड पे उस साइड जा ही नहीं पाते हैं। तो वैसे ही ये यहाँ से बैरियर लगा दिया है, यहाँ से सर्जरी कर दी। ये इसको स्थाई मेथड इसलिए बोला था क्योंकि इसमें ना परमानेंट स्टरलाइजेशन हो जाता है। ये हम इसको खोल के और नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, बट ये होता नहीं है इजीली, इसलिए इसमें व्यक्ति है ना परमानेंटली स्ट्राइल हो जाएगा अब। तो इस मेथड का यूज वही करते हैं जिनको भविष्य में कभी संतान करनी नहीं है, लड़का या लड़की चाहिए ही नहीं फ्यूचर के अंदर, तो इस मेथड का यूज वही करते हैं ना। तो देखो ये अंडवाहिनी, कट एंड बाइंड, बोथ साइड कट एंड बाइंड, दिस इज ए फैलोपियन ट्यूब एंड ऑल्सो नॉन एज डिम्ब वाहिनी। देखो हिंदी नाम बहुत सारे होते हैं, इसको डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं, इसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं, और जब इसको अंडवाहिनी कहेंगे तो इसका नाम इंग्लिश हो जाएगा ओविडक्ट, तो इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। और ओविडक्ट को कट एंड बाइंड किया तो ये मेथड हो गया ट्यूबेक्टोमी, समझ गए। तो ये परमानेंट स्टरलाइजेशन के मेथड होते हैं, दैट्स व्हाई सर्जिकल मेथड इज आल्सो नॉन एज स्टरलाइजेशन मेथड, समझ गए क्या। तो ये मैंने आपको कंप्लीट मेथड बता दिए हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं। सभी बच्चे क्लास को लाइक एंड शेयर करेंगे और मेरे पूछे गए क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, और इसके बाद हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को।